नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आज की कड़ी में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। जानेंगे फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे हम रोगों से निजात पा सकते हैं, कैसे बिन दवाइयों के हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही बहुत सारे रोगों से निकल सकते हैं और बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसी माध्यम है जिसमें यह केवल उन रोगों से निकलने के लिए ही नहीं बल्कि हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं, जिस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं फिजियोथेरेपी से होने वाले रोगों के इलाज के बारे में। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि हम बात करेंगे आज फिजियोथेरेपी के बारे में, तो फिजियोथेरेपी को जानना समझना पहले हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि बिन दवाइयों के यानी बिना किसी दवा के सेवन से हम रोग से निकल सकते हैं केवल फिजियोथेरेपी करके। फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा। इसमें जो हम दवाई जो चलती है, जहाँ भी उसमें डिफिशियंसी है दवाई चलती है, लेकिन उसके साथ जितना सारा आज के डेट में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, नी प्रॉब्लम है, या बैक का प्रॉब्लम आ रहा है, या नेक का प्रॉब्लम आ रहा है, या न्यूरो रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, पार्किंसन है या पैरालिसिस है, इन सब चीज़ों में जहाँ पे हमारी मोबिलिटी खो जाती है, या एट्रॉफी होती है, मस्कुलर एट्रॉफी होती है, या इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, या कार्टिलेज में डिजनरेशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में हम जो फिजियोथेरेपी का बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, और उसमें जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम सारा होता है, उसमें जो एक्सरसाइज के अलग अलग सारे प्रोग्राम होते हैं, और बहुत सारे जो मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं जिसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इन सब का हम प्रयोग करके और बहुत सारे रोगों को बिना या दवाई के असिस्टेंस से, जैसे दवाई अपना काम करती है लेकिन हम लोग अपना काम करते हैं, और बीमारी को हम बहुत हद तक पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट और जानते हैं फिजियोथेरेपी को और करीब से। दर्द कैसा भी हो, कष्ट तो देता ही है। चोट, मोच, सर्वाइकल पेन, गठिया या किसी दुर्घटना के बाद शरीर में आई समस्याएं बहुत ही तकलीफदेह होती हैं। रोग से छुटकारा पाने के लिए हम कई चिकित्सा पद्धतियों को अपनाते हैं, कई तरह की दवाइयां लेते हैं। दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफ़ी नहीं होता है। इसके अलावा भी कई थेरेपियां हैं जिसे बिना दवा के या दवा के साथ अपनाकर आपको दर्द से मुक्ति मिल सकती है। समय के साथ कई प्रयोग किए गए। फिजियोथेरेपी भी वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित ऐसी ही चिकित्सा विधा है जिसमें मरीज के मोबिलिटी, फंक्शन और संतुलन को रिस्टोर या मेंटेन करते हैं, जिससे कई तरह के रोगों से निजात पाया जा सकता है। ये मेडिकल साइंस की एक शाखा है। इस पद्धति में विभिन्न तरह के जॉइंट और नस से संबंधित रोग या ऑपरेशन के बाद मोबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए व्यायाम करवाए जाते हैं। चोट के बाद या किसी भी जॉइंट, नस से जुड़े दर्द को ठीक करने में फिजियोथेरेपी एक वरदान है। लोग सोचते हैं कि व्यायाम तो खिलाड़ियों के लिए होती है, पर सच तो ये है कि जोड़ों और हड्डियों के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क को भी फिजियोथेरेपी से स्वस्थ रखा जा सकता है। फिजियोथेरेपी से दर्द को बिल्कुल कम या समाप्त किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में विभिन्न प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल कर नस, जॉइंट एवं मांसपेशियों के स्टिफनेस, हाइपरट्रॉफी, सूजन एवं दर्द को कंट्रोल करते हैं। मरीज के उम्र, रोग और अन्य तकलीफों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यायाम करवाकर मोबिलिटी को रिस्टोर करवाया जाता है। ये मांसपेशियों को लचीला बनाता है और उसकी शक्ति को फिर से पाने में मदद करता है। जोड़ों का लचीलापन बढ़ने से उसकी गति सामान्य हो जाती है। इससे शरीर की ऊर्जा और शक्ति भी बढ़ती है। हमारे मांसपेशियों का समन्वय और संतुलन बढ़ता है, जिससे शारीरिक सक्रियता बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि शारीरिक सक्रियता और दर्द से राहत देने के साथ साथ मानसिक शक्ति बढ़ाने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फिजियोथेरेपी के बारे में कि इसके टाइप्स कितने हैं, क्योंकि हर किसी ना किसी जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं सबके अपने अपने एक प्रकार होते हैं। फिजियोथेरेपी के भी कोई प्रकार हैं क्या?
फिजियोथेरेपी में जैसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रोथेरेपी है जिसमें बहुत सारा हम मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, डायथर्मी है, मॉइस्ट हीट पैक है, अल्ट्रासोनिक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है। तो इसका अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे अब नी का प्रॉब्लम है, उसमें फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, जी जी। तो उसमें अगर हम मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं स्पेशली उन चीज़ों पे, या अल्ट्रासोनिक वेव्स 1 लाख और 3 लाख हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का है, वो उन चीज़ों को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब मसल की हमें स्ट्रेंथिंग करनी है, या जैसे पैरालिसिस का केस है तो उसमें कोई मसल्स वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसको स्टिमुलेट करना है। उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का इसमें हुआ, क्योंकि ये एक पूरा एक साइंस का ही हिस्सा है जिस पे पूरा रिसर्च पूरी दुनिया में हुआ, तो ऐसे बहुत सारे स्टिमुलेशन के और बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए गए जो उसको स्टिमुलेट करके उसको स्ट्रेंथिंग करने में, जहाँ वीकनेस हो रही है मसल की, जैसे एज बढ़ने के साथ बहुत बार मसल की एट्रॉफी होती है, तो उस एट्रॉफी को दूर करने में इक्विपमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। और उसके बाद जब हम उस पर एक्सरसाइज का प्रोग्रामिंग करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज का प्रोग्रामिंग, तो उससे बहुत ही हेल्प मिलता है। आपने कहा कि इक्विपमेंट की सहायता से हम फिजियोथेरेपी करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी की, तो क्या केवल तकनीक के माध्यम से ही हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं या फिर हम बिना तकनीक की सहायता से भी कर सकते हैं? नहीं, तकनीक हमें सिर्फ हेल्प करता है, और बिना तकनीक का जो हम करते हैं तो वो चीज़ें, जैसे एक्सरसाइज का जितना सारा प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है कि कौन से मसल्स में प्रॉब्लम है और उसका हमको स्ट्रेचिंग करना है या स्ट्रेंथिंग करना है। तो अब एंटागोनिस्ट मसल है या एगोनिस्ट मसल है, तो उसका हमको कैसे फ्री करना है, जो मसल वर्क नहीं कर पा रहा है। या ट्रॉफी है तो ट्रॉफी को हम स्ट्रेंथिंग करते हैं, लेकिन साथ में अगर हम तकनीक का, इक्विपमेंट का हेल्प लेते हैं तो वो हमें और ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और वो जल्दी हम उसको ठीक कर पाते हैं। जी, अब बात करते हैं कि आखिर किन किन रोगों में हम फिजियोथेरेपी से की मदद से निकल सकते हैं, रोगों से निजात मिल सकती है हमें? ये तो पूरी लंबी लिस्ट है। जैसे अब ऑर्थोपेडिक में ही ले लें तो जितना सारा आज के डेट में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नेक प्रॉब्लम है, और नेक प्रॉब्लम में अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है तो उससे बहुत सारा रिलेटेड, से वर्टाइगो है, हाथों में वीकनेस आ जाती है, पेन हो जाता है, आँखों में दिक्कत आती है, ऑक्सीपिटोफ्रंटिलिस मसल्स जो यहाँ से पूरा होता है, इसमें जब वीकनेस आती है तो हेडेक आ जाती है इसमें। तो इन सब चीज़ों को हम जब सर्वाइकल को ठीक करते हैं तो ये बहुत सारा इसका अलग अलग जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, उसको हम ठीक करते हैं तो वो सारा चीज़ ठीक होने लगता है उससे। यानी कि जो ऑर्थो से जितने रिलेटेड हैं वो सारे तो ठीक होंगे ही, खास क्या मसल से रिलेटेड भी इसमें ठीक किए जा सकते हैं? खासकर मसल पे तो हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं ना, और ऑर्थो से रिलेटेड जितना सारा ये लाइफ स्टाइल हुआ, उसके बाद जितना पोस्ट ऑपरेटिव केस होता है, तो उन सब चीज़ों को फिर से हम मोबिलिटी लाने के लिए, रिगेन करने के लिए, या जैसे अब TKR की बात हम करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट होते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट का केस होता है, तो उसको फिर से मोबिलिटी लाते हैं हम, मसल और लिगामेंट की स्ट्रेंथिंग करते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छा उसका फिर रिजल्ट आता है जी। और उसके बाद जितना कार्डियो केस है, न्यूरो में रिलेटेड जितने सारे केस आते हैं, जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, पैरालिसिस का जो केस है, इन सब में फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, या जैसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है, तो इन सब में हम एल्वुलाई की जो स्ट्रेंथिंग करते हैं, वहाँ की मांसपेशी की हम ताकत बढ़ाते हैं, तो ये रोगों से लड़ने में बहुत हद तक हमको हेल्प करता है। आपने कहा था सर्वाइकल, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं कि सर्वाइकल्स में कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं या थेरेपी है जिसके माध्यम से उससे निकल सकते हैं? मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे क्योंकि इसमें हर पेशेंट का अलग अलग मांसपेशी हो जाता है। जैसे आज के डेट में बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डेली स्टाइल में लोग मोबाइल पे यहाँ बातें कर रहे हैं लगातार और काम भी कर रहे हैं, या जिनका लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, चेयर पे कर रहे हैं, या ड्राइविंग कर रहे हैं और मोबाइल पे यहाँ बातें भी कर रहे हैं और यहाँ काम भी कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ गौर करें कि जो ही हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यूस हमारा एक साइड का मांसपेशी जो है वो स्ट्रेच है, और जब हम लगातार ऐसे कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक वर्क करते हैं, जैसे अब ये मेरा हाथ है, अगर इसको आप लगातार आपको कहूँ कि इसको आप सीधा रखें तो थोड़ी देर के बाद ये थकने लगेगा, टायर्ड होगा, और जब टायर्ड होने लगता है, लेकिन उसी तरह से यहाँ भी टायर्ड होता है, उसी तरह से नी में भी टायर्ड होता है, उसी तरह से बैक में भी टायर्ड होता है, और टायर्ड होने के बाद भी जो हम वर्क करते रह जाते हैं तो वहाँ पे एडिशन शुरू हो जाती है, बहुत सारे टेंडन, बहुत सारे मांसपेशी वहाँ पे चिपकते हैं, और जो ही एडिशन हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें ब्लड का सर्कुलेशन घट जाता है, उसकी ताकत, स्ट्रेंथ घट जाती है, उसमें ट्रॉफी आने लगती है और उसमें स्टिफनेस आने लगती है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि अलग अलग लाइफ स्टाइल के कारण या अलग अलग लोगों में अलग अलग किसी का प्रॉब्लम, मान लीजिए कि ये इस बंडल में है,
और यहाँ पे बहुत सारे बंडल हैं, उस बंडल में भी किसी खास टेंडन जा रहा है, उसमें स्टिफनेस आई हुई है, तो उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम अलग होगा। अगर सेम बंडल है अलग अलग पेशेंट में, उसका भी एक्सरसाइज प्रोग्राम कि किस पेशेंट में कितनी क्षमता है, कि कितना इंटेंसिटी उसका सह सकता है, तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज का ग्रेडिंग करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जी, स्पॉन्डिलाइटिस भी एक प्रमुख कारण है। आपने कहा कि गर्दन टेढ़ी करके या फिर अगर कंटिन्यूअसली हम बाइक पे या कहीं कुछ बैठ के काम कर रहे हैं तो चलता है। स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें फिर क्या करना चाहिए? स्पॉन्डिलाइटिस तो आजकल कॉमन हो गया है, बिल्कुल। जबकि इसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जो ही आप एक ही स्टाइल में वर्क करते चले जाते हैं, या बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, या बैठ के आप वर्क कर पा रहे हैं, कंप्यूटर का जॉब ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपके मांसपेशी में वीकनेस आती है। और वो वीकनेस इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बैठने का या चलाने का जो स्टाइल है, जो ढंग है, उस ढंग से जिस टाइप से आप जैसे इधर झुके हुए हैं तो इधर का वीक होना शुरू हो जाएगा। आप आगे झुक के काम कर रहे हैं तो आपका एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ जो मांसपेशी है नेक का, सर्वाइकल का, वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि उसमें से जहाँ जिसका वीक हो रहा है, और जो ही ये मांसपेशी वीक हुआ उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जॉइंट है, जैसे ये एल्बो जॉइंट है उसी तरह से यहाँ फैसिट जॉइंट है। फैसिट जॉइंट की मोबिलिटी लो होती है उसके बाद, और फैसिट जॉइंट की हाइपो मोबिलिटी होने के बाद वहाँ के लिगामेंट में हाइपरट्रॉफी होती है, और अल्टीमेट उसके बाद डिस्क पे प्रेशर आता है, और डिस्क फिर नर्व्स जो हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, और ब्रेन से आने के बाद पूरा हर जगह आपका सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ हाथों में नहीं, हार्ट में भी, लिवर में भी, लंग्स में भी, हर जगह सप्लाई कर रहे हैं। जब उन पे प्रेशर आता है तो उन अंगों को जब कम मिलने लगता है इम्पल्स, तो वो सारे अंग वीक होने लग जाते हैं। तो इस पे अगर हम देखते हैं कि अब देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो तब तक उनका वो प्रेशर जब आ जाता है, पेन जब रिक्रिएट होने लगता है, पेन जब बढ़ने लग जाता है, तब हमारे पास आते हैं। जबकि हम देखते हैं कि उनकी शुरुआत जो है पेन की, वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, जब उनके मसल्स में स्टिफनेस आई, और लास्टली जब वो उनके नर्व्स पे कंप्रेशन आई, तब उनको पेन आया, तब वो हमारे पास आते हैं। तो अगर हम शुरुआत से देखते हैं कि जो पेशेंट जब शुरुआत हुआ पेन का, और वहाँ पे उनका हम जो भी मसल का इम्बैलेंसिंग है, या एट्रोफी हो रहा है, या वीकनेस हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, उसको दूर कर देते हैं, तो उसके साथ साथ पूरी तरह से वो प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आगे बढ़ जाता है तो हमको फिर वहाँ पे फिजियोथेरेपी, उसके बाद जो इलेक्ट्रोथेरेपी का इक्विपमेंट है वो, उसके बाद फैसिट जॉइंट की मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, मतलब उसकी मोबिलिटी जो लो हो गई है उसको हम रीगेन कैसे करेंगे, ये हम लोग मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज से करते हैं। उसके बाद लिगामेंट की अगर हाइपरट्रॉफी हो गई है तो हाइपरट्रॉफी में, स्टिफनेस में हम वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट का और बहुत सारा जो हम लोग मसाज का टेक्निक सारा है, या हाथ से निडलिंग करते हैं, तो उसको फ्री करते हैं, क्योंकि उसमें जो ही वो चिपकता है ना, तो वो फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। और फाइब्रस टिश्यू का एक वर्क होता है कि उसका जो ताकत है, स्ट्रेंथ नॉर्मल टिश्यू की तुलना में वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, और वो घटने के चलते फिर उसका आप स्ट्रेंथिंग भी करोगे, जैसे सिंपल बिना हम उस फाइब्रस टिश्यू को ठीक किए हुए और सीधा एक्सरसाइज कोई भी देख के शुरू कर लिया, तो वो टिश्यू या वो बंडल जो होगा उसमें कभी भी ताकत नहीं आएगी। और इस केस में जो ही पेशेंट एक्सरसाइज छोड़ेगा ना, तो एक्सरसाइज जब करेगा तो जो लॉन्गर ग्रुप जिसमें फाइब्रस टिश्यू नहीं बना है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, जो ही छोड़ेगा तो फिर से पेन रिपीट हो जाता है। तो जो हम लोग फाइब्रस टिश्यू का और फैसिट जॉइंट का और हाइपरट्रॉफी ऑफ लिगामेंट का ठीक करके और फिर मसल्स को बैलेंस करके स्ट्रेंथिंग करते हैं, तो सर्वाइकल प्रॉब्लम को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए हमें अब ऑफिस में बैठना है, काम तो है, हमें करना ही है, या हम कोई भी चीज़ जो हम एक ही पोस्चर में कर रहे हैं, अब हमारी मजबूरी है, हमको करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमें बीच में किसी तरह का कोई ब्रेक लेना चाहिए, या फिर बीच में हम कोई ऐसा एक्सरसाइज है या कुछ ऐसा है जो हम बैठे बैठे खुद से भी कर सके? तो मैं चाहूँगी ज़रूर आप दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सिंपल इसका एक उत्तर भी है। जो लोग जो वर्क कर पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको वर्क वो रोकने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपका पोस्चर में प्रॉब्लम आ रहा है। हमें ज़रूरत है कि जिस भी जो लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है, जो वर्क हमारा हो गया है, अब जैसे सपोज दैट कोई झुक के वर्क कर रहा है आगे कंप्यूटर पे, तो उसका सर्वाइकल का एक्सटेंसर ग्रुप है और लोअर बैक का एक्सटेंसर ग्रुप है, इसमें वीकनेस कुछ खास मांसपेशी में आएगी। तो बस हमको ये देखना है कि अच्छा, अलग अलग पेशेंट जो बैठ के वर्क कर रहे हैं उनका अलग अलग मसल्स होगा, सेम मसल्स नहीं होगा, तो उनका हम एक बार चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ये देखेंगे कि उनका जिस मांसपेशी में वीकनेस आ रहा है उसकी जो एक्सरसाइज है
उसको हम एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथिंग जब कर लेते हैं तो फिर आप वही वर्क जो आप कर रहे हैं उसको आप जितना मर्जी करिए, नथिंग वुड हैपन, क्योंकि उसकी ताकत हम बढ़ा दिए, फिर वो वर्क देने के लिए तैयार है पूरी तरह से। अगर वीक है तब वो फिर हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी डॉक्टर साहब, जब न्यूरो की आपने बात की थी, तो न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो गई है तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा फिजियोथेरेपी के माध्यम से? जैसे न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हम बात करते हैं, सिंपल जो आजकल ज़्यादा हो रहा है पैरालिसिस का, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब पैरालिसिस के केस में ज़्यादातर आप पेशेंट जितना देखेंगे तो उसमें जब वो नहीं चल पा रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी हमको उसको रिगेन करते रहना, तो उस वक्त तो पैसिव हम कराते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें फिजियोथेरेपी का इतना ज़्यादा रोल है। जिस भी मांसपेशी में ज़्यादातर हम देखेंगे पैरालिसिस केस में कि आप हाथ का देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट में होगा कि हाथ में कंट्रैक्चर डेवलप होगा, तो उसमें ज़्यादातर केस में हाथ मुड़ा हुआ रहता है। इसमें एक बहुत फिजियोथेरेपी का जो हमको सबसे ज़रूरी चीज़ होता है देखना कि अगर एक्सरसाइज हम करा रहे हैं तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की ताकत ब्रेन से पहले आती है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की बाद में आती है। उसी तरह से पैरों में भी है कि पैर ज़्यादातर इस केस में देखेंगे कि पैर नीचे की ओर चले जाते हैं, तो उसमें जो ऊपर उठाने वाले जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उसमें आता है बाद में ब्रेन से, और जो जैसे इसी में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का ये जो है इसमें पहले आएगा। तो इसकी एक्सरसाइज अगर हम बहुत ज़्यादा करा देंगे और तब तक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की ताकत नहीं आई है तो फिर मसल और उसका देखेंगे आप हाथ वो टेढ़ा बना जाता है। तो उसमें हम बैलेंस लेके चलते हैं कि इसकी एक्सरसाइज कितना कराते हैं और इसको कितना कराते हैं, जिससे कि दोनों साइड के बीच में बैलेंस जब रहता है तो फिर पेशेंट का जो अल्टीमेट हमारा जो एम है वो एम तो ये है कि पेशेंट अपना सारा वर्क जो है वो पूरी तरह से अच्छे से करने लग जाए। तो उसके लिए उसमें स्ट्रेंथिंग, बैलेंसिंग और कहाँ पे हमको कितना बैलेंसिंग करना है, कहाँ पे हमको, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि ये नहीं कि जितना मर्जी आप एक्सरसाइज करा लें, कौन से मांसपेशी को कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ये बहुत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जिसको जितना ज़रूरत है, इसको अगर हम 20 बार कराते हैं और इसको हम अगर 30 बार कराते हैं तो ये देखना है हमको किसको कितना बार कराना है। तो उसमें बीच में जो ही बैलेंस देते हैं तो मोबिलिटी हम लोग रीगेन कर लेते हैं और पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। उसी तरह से और न्यूरो रिलेटेड जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, जिसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाती है, बैलेंसिंग पैटर्न की आ जाती है, तो उसमें हम लोग स्ट्रेंथिंग के साथ साथ जहाँ स्टिफनेस रहती है उसको दूर करने के साथ साथ फिजियोथेरेपी में बैलेंसिंग एक्सरसाइज बहुत सारा है। तो हम लोग उसमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज और कोऑर्डिनेशन के एक्सरसाइज को जब रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे हमारे पेशेंट में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो है कितना करना है, किस तरफ कितना करना चाहिए और कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पे सवाल भी लूँगी कि आखिर क्योंकि क्या होता है, ये फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि हमको कैसे क्या करना है। तो क्या इसको करने के लिए हमको किसी खास संस्थान में जाना होगा या किसी खास व्यक्ति से, पर्सन से जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे ही करना चाहिए, या फिर हम खुद से देख के भी कर लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे हम सिंपल उसको अब नी के लिए लेते हैं या सर्वाइकल के ही ले सकते हैं। जैसे नी में जनरली जो 80% पेशेंट होते हैं, तो जो ही हम उनका एक्सरे देखते हैं तो पता चलता है कि मीडियल कंपार्टमेंट में उनका कार्टिलेज डैमेज हुआ है, तो या किसी का मान लीजिए लेटरल कंपार्टमेंट में डैमेज हुआ है। तो अगर मीडियल कंपार्टमेंट में मतलब अंदर की साइड उनका कार्टिलेज डैमेज हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर चांस है कि अभी क्वाड्रिसेप्स मसल्स है तो उसका एक फाइबर भार्सस मीडियलिस जो होगा उसमें वीकनेस आएगी। तो ये चेक करना कि पूरा बंडल जो नी के अराउंड या नेक के अराउंड है उस बंडल में किस साइड वीकनेस है, और फिर उस वीकनेस जो मसल्स की वीकनेस है उसमें अगर स्टिफनेस है तो उसको कैसे दूर करेंगे, और उस वीकनेस के लिए उस मसल्स का कौन सा एक्सरसाइज, और हर पेशेंट के लिए अलग अलग, क्योंकि हर पेशेंट का एज अलग अलग है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोई नॉर्मल है, कोई का लाइफ स्टाइल सिर्फ है, तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग, उसकी इंटेंसिटी की प्रोग्रामिंग और उसका डायरेक्शन कितना एंगल पे, वो हर मसल्स का एक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन पे होता है, अलग अलग एंगल पर होता है। तो उस मसल्स का कितना डायरेक्शन पे, कितना एंगल पे वर्क है और उसकी इंटेंसिटी हम किसके लिए क्या रखें, ये एक बार जब हम फिक्स कर देते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। यानी कि आपसे या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखने के बाद हम चाहें तो उसे घर पर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी पे एक सवाल आता है कि अगर गलती से कुछ उल्टा हम करते चले जाएं तो फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल एक बात करते हैं पैरालिसिस का ही। पैरालिसिस केस में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनका हाथ टेढ़ा हो गया है या फुट जो है वो ड्रॉप कर गया है, वो गलत एक्सरसाइज से होता है।
उसमें जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, जैसे अब इसकी मूवमेंट हल्की हल्की आ गई है, अब इसकी एक्सरसाइज लोग करने लग जाते हैं, समझते हैं कि चलो थोड़ा मूवमेंट आया है इसको हम एक्सरसाइज से स्ट्रेंथिंग कर दें। अब इधर की एक्सरसाइज आई नहीं, अब इसमें इधर की ताकत बढ़ गई तो नॉर्मली ये मसल्स जो है सो फिंगर को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब जब ये क्रोनिक हो जाता है तो फिर इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर शुरुआत में ध्यान देते हैं तो पेशेंट मेरा 100% क्योर होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम अपने शरीर में जो भी तकलीफ है या रोग हैं उनसे निकल सकते हैं, क्या केवल सर्जरी के बिना? नहीं, हमको ये देखना है कि अब जैसे बैक का प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर किसी को ट्यूमर है, किसी को पॉट्स स्पाइन है, इस टाइप का प्रॉब्लम है, अगर वहाँ सर्जरी की ज़रूरत हमें लगती है तो हम तो पेशेंट को रेफ़र करते हैं कि आप सर्जन के पास जाते हो। लेकिन जनरल जो प्रॉब्लम आज के डेट में बैक में आ रही है, उसके केस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम की अराइज होती है, जो एटियोलॉजी फैक्टर होता है, वो हमारे लाइफ स्टाइल के कारण मस्कुलर इम्बैलेंसिंग होता है, और उसके बाद फैसिड जॉइंट में हाइपरट्रॉफी आती है, हाइपोमोबिलिटी आती है, और उस हाइपोमोबिलिटी के चलते डिस्क पे कंप्रेशन आता है। तो इस टाइप का जितना प्रॉब्लम है, इसमें फिजियोथेरेपी हमें सर्जरी से बहुत हद तक बहुत बार बचाता है। जी। अब हम बात करते हैं पुराने रोगों का, क्योंकि जो आम तौर पर जो हमारे फादर मदर और उस कैटेगरीज के जो लोग हैं, मतलब जो एक 50 से ज़्यादा के लोग हैं, उनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये एक ऐसी स्थिति है कि हम इसमें जितना हम चाहते हैं कि कितना दवा हम ले लें कि मेरा इससे दर्द से निजात मिले, आखिर फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि कैसे हम उस रोग से निकल सकते हैं और ये कितने दिनों में ठीक हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को ये जो ओल्ड एज प्रॉब्लम में ये सारा आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि ओल्ड एज के कारण जो जॉइंट में है वो डिजनरेशन हो रहा है। लेकिन हमें ये यहाँ पर समझना है कि डिजनरेशन होता क्यों है। जैसे कहते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में कि ग्रीस खत्म हो गया है घुटना में, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज डैमेज की गति इसलिए तेज होती है क्योंकि एज बढ़ने के साथ मांसपेशी की ताकत घटती है। मांसपेशी यानी मसल्स, लिगामेंट और टेंडन, इसकी ताकत जब घट जाती है तो अल्टीमेट लोड हमारे कार्टिलेज पे आ जाता है, और कार्टिलेज की डिजनरेशन की गति कई गुना इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम उस पेशेंट का चेक करते हैं कि लिगामेंट कितना वीक है, मसल्स कितना वीक है, और उसको हम अगर स्ट्रेंथिंग करते चले जाते हैं शुरू में, अब ये नहीं कि बहुत क्रोनिक हो गया, तो उनका कार्टिलेज डैमेज बहुत स्लो हो जाता है, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनका बहुत हद तक ठीक होता है। और जिनको नहीं हुआ है या शुरुआत है, तो उनको आगे होने का चांस बहुत घट जाता है। यानी कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम इन रोगों से भी हमें निजात मिल सकती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, हम बात जब करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो उसमें एक आती है समस्या कि हमको जैसे मान लीजिए कि फिजियोथेरेपी कर रहे हैं हम, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमारा कहाँ दर्द है या क्या है, तो क्या उसके लिए टेस्ट वगैरह कराने के बाद फिजियोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए, या हम पहले डॉक्टर से टेस्ट वगैरह से पहले हम थेरेपी कर लें? नहीं, बहुत सारा चीज़ में टेस्ट की ज़रूरत होती है। जी जी। अब जैसे जनरली हम लोग एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें मान लीजिए विटामिन डिफिशियंसी है, तो हम विटामिन का टेस्ट कराते हैं। लेकिन बहुत सारा अब सिंपल जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है, तो उस केस में बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती है कि टेस्ट हम कराएं। तो वो तो जो ही हम लोग चेकअप करते हैं और उसका पूरा एक हर चीज़ का कि फ्रोजन शोल्डर है या बैक में है, या जैसे हमने बताया कि किसी मांसपेशी की वीकनेस आ रही है या फैसिड जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी आ रही है, तो वो तो जो ही हम उसका मूवमेंट चेक करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट में ये सारा प्रॉब्लम है, और उसको फिर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर लेते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों के ऊपर कि जैसे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जो अभी डेवलप एज में हैं, उनको आखिर कैसे हम स्वस्थ मतलब रखना चाहें अगर फिजियोथेरेपी के माध्यम से, तो क्या कुछ करना चाहिए जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके? देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ आज के डेट में कि स्कूल गोइंग जो सारे चिल्ड्रेन हैं, तो उनका बोझा ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा रहता है, और वेट ज़्यादा होने के चलते वो लगातार एक पोस्चर में झुक के उठा रहे हैं। उसके चलते उनके स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, वो वीकनेस आती है, और स्पाइन में प्रॉब्लम आने के चलते उसी वक्त से धीरे धीरे डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग जाती है। तो ऐसे बच्चों को, या स्कूल खासकर हम ये कहें, जितने सारे स्कूल हैं, वो अगर मंथ में एक बार भी अच्छे थेरेपिस्ट को बुला के और उनसे चेकअप कराएं कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनके लिए कलेक्टिव अगर एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, जिससे उनका जो बैक का मसल्स है या मिड थोरेसिक मसल्स है, उनको अगर हम स्ट्रेंथिंग कर देते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकता है।
बहुत अच्छे। आप सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार को। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है हमें दर्शकों से विदा लेने का। आपने जो बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के संबंध में दिया है और अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे, आपने सुना कि कैसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम अपने जो रोग हमको हो गया है, अगर ऑर्थो से रिलेटेड है तो खासकर हम इससे कैसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से उस रोग से हमें निजात मिल सकती है। तो इस गर्मी में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, धूप से बचिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस लू की जानकारी के साथ छोड़े जाती हूँ। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचें। यदि किसी कारण तेज गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू पानी या इलेक्ट्रल घोल पीकर निकलें। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताजे पानी पर निर्भर ना रहें, बल्कि ठंडा दूध और नारियल पानी जैसे देशी पेय जरूर पिएं। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय से जितना हो सके दूर रहें। ये शरीर में पानी की मात्रा को कम करने का काम करती है। इससे लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। धूप में निकलने से पहले कॉटन के कपड़े और फुल बाजू के कपड़े पहनें। धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करें। सिर को तौलिया या टोपी से ढक कर रखें। नाक और मुंह के हिस्से को मास्क से कवर रखें या फिर रुमाल बांध कर रखें। गमछा, तौलिया या सूती स्कार्फ से अपने कान जरूर कवर करके रखें। कान ढके रहने पर शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। पानी की बोतल साथ लेकर चलें और प्यास को बर्दाश्त न करें। कभी भी भूखे पेट धूप या गर्म हवाओं में न जाएं।